स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। जब तुम्हें ज्ञात था कि वो पत्र छाया के हैं तो फिर क्यों तुमने उनका अपराध अपने सर लिया? जब तुम जानती थी कि परिणाम तुम्हारे विरुद्ध हैं तो फिर क्यों तुम मौन रही? क्यों? हाँ, मैंने ऐसा किया क्योंकि छाया तुम्हारी सगी बहन है, एक सम्राट की ज्येष्ठ बहन, एक राजकुमारी जिसने एक साधारण व्यक्ति से प्रेम किया है और जो अपने भाई से डरती है। उसे भली भांति मालूम है कि उसका भाई उनके प्रेम को कभी नहीं समझेगा क्योंकि वो तो इस शब्द का अर्थ तक नहीं जानता। जिसने शासन के लिए अपनी सगी बहन की बलि चढ़ा दी। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं मौन क्यों रही? तो सुनो, मैं मौन इसीलिए रही ताकि छाया जिससे प्रेम करती है उसे केवल इस कारण दंड न मिले कि उसने एक राजा की बहन से प्रेम किया है। मैंने अपना विवाह तो इच्छानुसार नहीं किया, ना ही जीवन में कभी प्रेम मिला है, किंतु जो प्रेम करते उन्हें एक देखना चाहती थी। परंतु मैं भूल गई थी कि 2 प्रेम करने वालों का मिलना असंभव है, तब जब उनका अपना भाई उनके विरुद्ध खड़ा हो और जो एक पूरी सोच के साथ जीता हो। आओ मेरे साथ। मैं आप सबके समक्ष कुछ कहना चाहूंगा। अभी कुछ समय पूर्व मैंने जो निर्णय लिया था मैं अब उसे वापस लेता हूं। अब जब सत्य सबके सामने आ चुका है कि मेरी बहन छाया इनसे प्रेम करती है तो मैं इन्हें मृत्यु दंड से मुक्त करता। साथ ही अब जब ये सिद्ध हो चुका है कि महारानी पर लगाया गया आरोप आधारहीन है, असत्य है, तो मैं उन्हें भी क्षमा करता हूं। रुकिए महाराज, मुझे कुछ कहना है। एक राजा को अपने निर्णय सुनाने के पूर्व विषय के जड़ तक जाकर परीक्षण करनी चाहिए, अन्यथा अन्याय भी हो सकता है। आचार्य जी, आप ही बताइए, शास्त्रों के आधार पर कुछ समय पूर्व जो निर्णय सुनाया गया क्या वो उचित था? आप सत्य कह रही है महारानी। आज का निर्णय बिना तर्क वितर्क के लिया गया। तो मैंने इन्हें जो दंड दिया कि इन्हें आजीवन महल का परित्याग करना होगा, अब वो खंडित है। मैंने एक निर्दोष को अनुचित दंड सुनाया, इसके लिए अब मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, पर एक घोषणा करता हूं कि महारानी जो चाहे दंड मुझे दे सकती है, मुझे वो स्वीकार होगा। आदेश दे महारानी, क्या दंड है मेरे लिए? दंड नहीं, एक अनुरोध है कि मेरे भाई पांडुकृत को महल में लाया जाए और उनका उपचार यही किया जाए। तो मैं आदेश देता कि इनके भाई पांडुकृत को जीवक वैद्य के चिकित्सालय से यहां लाया जाए और उनका शेष उपचार यहीं कराया जाए। मैं एक और घोषणा करना चाहूंगा
कि मैं मेरी बहन का विवाह अब राजकुमार से नहीं अपितु सत्यजीत से सुनिश्चित करता। तो विवाह की तैयारियां प्रारंभ की जाए और शीघ्र ही इन्हें परिणय सूत्र में बांधा जाएगा। छाया और सत्यजीत का विवाह होने जा रहा है। सभी लोग तैयारियों में व्यस्त रहेंगे। अवसर मिलते ही मैं धन भैया को बंदीगृह से मुक्त कर दूंगी, किसी को ज्ञात नहीं होगा। परंतु तुम ये सब कर तो पाओगी ना? हाँ, उचित अवसर मिलते ही मैं धन भैया को मुक्त करवा लूंगी। नंदिनी, नंदिनी, तुमने जो छाया के लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। आज मेरी पुत्री तुम्हारी वजह से प्रसन्न है और यही कारण है कि वो चाहती है कि तुम्हारे हाथों, मेरा मतलब है तुम्हारे और चंद्र के हाथों, उसका कन्यादान संपन्न हो। यदि मैं कन्यादान में व्यस्त रही तो फिर मैं भैया को बंदीगृह से मुक्त कैसे करवा पाऊंगी? तुम्हें कोई आपत्ति है? जी नहीं राजमाता, मुझे कैसी आपत्ति? ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। पुष्प लीजिए, गणेश जी का ध्यान कीजिए। गणपति जी के सम्मुख अर्पण कर दीजिए। राजमाता, कन्यादान करने वाला जोड़ा ये आसन ग्रहण करे। चंद्र, नंदिनी, आओ चंद्र के समीप बैठो। वतरानी मैं हूँ और चंद्र के साथ नंदिनी बैठी है। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें नंदिनी। मैं यदि यहाँ बैठी रही तो धन भैया को मुक्त कैसे करवाऊंगी? माँ, क्या? विवाह की विधि शुरू हो चुकी है और नंदिनी वहाँ चंद्र के साथ बैठी हुई है। पूरा परिवार वहाँ उपस्थित है। ऐसे में नंदिनी वहाँ से कैसे निकल पाएगी? कुछ भी हो, आज धन को यहाँ से निकलवाना ही होगा, नहीं तो कठिनाइयां और बढ़ जाएंगी। हमें कुछ करना ही होगा और आज ही। परंतु कैसे? महल के बाहर जाने वाला गुप्त मार्ग केवल नंदिनी ही पहचानती है। यदि हम कुछ देर यहाँ और रुके तो उन्हें हम पर संदेह हो जाएगा। हमें यहाँ से चलना चाहिए। दाता, अपना दाहिना हाथ आगे लाएं। आप,
महाराज के हाथ के नीचे हाथ लगा ले। इसके ऊपर वर का हाथ रहेगा और सबसे ऊपर में कन्या का हाथ। यहाँ से शीघ्र ही निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज धन मैं को मुक्त करवा कर ही रहूंगी। अग्नि की प्रदक्षिणा करने के लिए आप दोनों खड़े हो जाएं। सब लोग आशीर्वाद प्रदान करेंगे। माँ, यही उचित समय, मुझे जाना चाहिए। परंतु इतने सब लोग हैं यहाँ पर, तुम कैसे निकल पाओगे यहाँ से? विवाह संपन्न होने वाला है, किसी का ध्यान मुझ पर नहीं होगा। महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज, धन कारागार में नहीं है महाराज। ये कैसे संभव हो सकता है? मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। तो फिर धन भैया, परंतु कैसे? तो तुम किसकी राह देख रहे हो? तुरंत सैनिकों की टुकड़ियों को भेजो। मैं किस्सा द्वार बंद करवा दो, मुझे वो हर मूल्य पर चाहिए। ठीक है महाराज। ये सब क्या हो रहा है? मुजरिम की पेशी। ये आपकी मुजरिम है। इसने हमारे दुश्मन को महल से भागने में उसकी मदद की है। किंतु आप ये बात इतनी विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं कि महारानी नंदिनी ने अपने भाई की सहायता की? पूछिए आप इस बांधी से। इसने खुद सुना। नंदिनी ने अपनी माँ और भाभियों के साथ मिलकर धन को भगाने की साजिश की है। बोलो नंदिनी, क्या ये सत्य है? बोलो नंदिनी, उत्तर दो। पिछली बार की तरह मौन मत रहो। कृपया कर मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। क्या ये सत्य है? नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही है ये। सत्य क्या है, सत्य क्या है, इस बात का निर्णय मैं लूंगा महारानी हेलेना। किसी भी अपराध को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है। तो बताइए, क्या आपके पास कोई साक्ष्य है जो ये सिद्ध करता है कि महारानी नंदिनी ने अपने भाई की सहायता की? मैंने कहा ना, इस बांधी ने खुद सुना।
परंतु ये कैसे हो सकता है महारानी हेलेना? उस समय महारानी नंदिनी हम सबके समक्ष थी और स्वयं मेरी दृष्टि में विवाह की रीतियों में व्यस्त थी। क्या अब आपके पास कोई ठोस साक्ष्य है जिसे सिद्ध होता है कि महारानी नंदिनी दोषी? यदि नहीं तो ये सभा इस भांति आधारहीन आरोपों को अस्वीकार करता है। जो कुछ भी हुआ वो वैसा ही हुआ जैसे हम चाहते थे, परंतु मैं ये गुत्थी सुलझा नहीं पा रही हूँ कि ये किसने किया। मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर ये कैसे संभव हो सकता है? हाँ, और हम सब भी तो वही उपस्थित थे। हम में से किसी ने कुछ नहीं किया, फिर वो कौन हो सकता है जिसके हित धन भैया की मुक्ति से जुड़ा होगा? आपने बिल्कुल सत्य कहा था। ऐसा करने से हमें लाभ ही हुआ, इस कारण ही मैंने उसे यहाँ से भगवाया। ये क्या है? वो राजकुमारी छाया का विवाह, तो उन्हें देने के लिए ये भेंट है हमारी ओर से। हाँ, उसका इस कारावास से निकलना अत्यंत आवश्यक था। इतनी पीड़ा देने के पश्चात भी जब उसने हमें कोई जानकारी नहीं दी, तो उसे बंदी बनाने का लाभ ही नहीं हुआ। जो कार्य उसे बंदी बनाकर नहीं हो पाया, उसकी स्वतंत्रता से हो जाएगा। अब वो स्वयं हमें नंद और अमात्य तक पहुंचाएगा। आप यहाँ कैसे पहुंच गए कुमार? उन लोगों की आंखों में धूल झोंक कर मैं आ गया। ये संभव ही नहीं है कुमार। मैं उस महल के कोने कोने से परिचित हूँ और साथ ही उस चाणक्य की बुद्धि को भी भली भांति समझता हूँ। मैं कहना क्या चाहते हैं अमात्य? कि महल के बंदी गृह से भागना इतना सरल भी नहीं है कुमार। उस महल से बच निकलना और यहाँ तक पहुंच जाना, ये आपकी बुद्धिमत्ता की नहीं, उनकी कुटिलता की जीत है। ये उनकी योजना कुमार। नहीं अमात्य, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। मुझे एक भी पल ऐसा नहीं लगा। फिर मुझे भगाने में उन लोगों का क्या लाभ हो सकता है? यही कि कुमार, पूरा लाभ उन्हीं का है। कदाचित तो ये जान गए हैं कि महाराज पद्मानंद जीवित हैं, इसीलिए उन लोगों ने आपको भागने दिया ताकि आप भाग करके यहाँ पहुंच जाएं और उन्हें महाराज पद्मानंद का पता ज्ञात हो जाए। नहीं अमात्य, ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों ने मुझे पीड़ा देने के कई प्रयत्न किए, किंतु मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। फिर उन्हें कैसे ज्ञात हो सकता है? नहीं, पर वो ये बात जानती है। कौन जानती है? नंदिनी ने मुझे बताया था कि हेलेना इस राज को जानती है। यदि हेलेना इस बात को जानती है तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि चंद्रगुप्त भी जानते हैं और चाणक्य भी। इसीलिए उन लोगों ने आपको वहां से भागने दिया ताकि महाराज पद्मानंद का पता जान सके, क्योंकि वो जानते हैं कि आप वहां से भाग करके सीधा यहाँ आओगे। अब हम क्या करेंगे? कुछ ऐसा करना होगा जिससे चंद्रगुप्त की सेना भ्रमित हो जाए, क्योंकि निश्चित है कि तुम्हारे वहां से भागने के पश्चात उन्होंने अपने सैनिक तुम्हारे पीछे भेजे होंगे। अच्छी बात तो यह कि मैंने महाराज पद्मानंद को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। हमें वहीं प्रस्थान करना होगा। मैं गुप्त मार्ग जानता हूं, हमें वहीं से कूच करना होगा। सैनिकों, तुरंत प्रस्थान करो। दासी की बात सुनने के बाद भी चंद्र ने मुझे आरोप मुक्त क्यों किया? हेलेना के सामने उसने मेरा पक्ष क्यों लिया? तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने भरी सभा में तुम्हें आरोप मुक्त क्यों करती? क्या लगता है तुम्हें कि मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं? क्या ये जान के आया कि हम धन भैया को महल से निकालने की योजना बना रहे थे? सब ज्ञात है मुझे कि अपने भाई के भाग निकल जाने के समाचार से तुम कितनी प्रसन्न हो। आज तो तुम्हारे लिए उत्साह मनाने का दिन होगा ना। अभी तो तुम्हारा भाई बंदी गृह से जीवित जो भाग निकला, किंतु अभी ये भी जान लो कि तुम्हारा उत्साह अब अधिक समय तक नहीं रहेगा। वो भाग अवश्य गया है, किंतु मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मुझे इस राज्य का चप्पा चप्पा याद है ना हमारे विवाह का दिन कि किस भांति मैंने उसे अपना बंदी बनाया था। तो ले आओ ना, फिर से बंदी बना दो। परंतु तुम ये मत बोलो चंद्र कि तुम जितने अच्छे से मगध को जानते हो उससे कहीं अधिक अच्छे से धन भैया जानते हैं। अर्थात तुम इस बात से सहमत हो कि मुझे उसे अवश्य मृत्युदंड दे देना चाहिए था, अन्यथा आज ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती है। मृत्युदंड? तुम
होते कौन हो मृत्युदंड देने वाले? मृत्युदंड तो वो लिख करके है तुम्हारे नाम का मृत्युदंड चंद्र। सोचो, तुम्हारी इतनी कठोर सुरक्षा व्यवस्था होते हुए भी तुम्हारे और आचार्य जी के नाक के नीचे से भाग निकले हुए तुम्हारी इतनी विशाल सेना कुछ नहीं कर पाई। सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। ये कौन सी नई बात है? स्मरण है ना किस भांति मैं मलय केतु बनकर आया था और तब कुछ खास नहीं कर पाए थे तुम्हारे महान पिता महाराज। और एक बार नहीं, दो बार मैंने उन्हें अंधेरे में रखा, किसी को संदेह तक नहीं हुआ। स्मरण है ना? गिनती तो सिखाई होगी तुम्हारे महान पिता महाराज ने तुम्हें, या फिर मैं तुम्हें गिनती करना सिखाऊं? 1 2 3 4 5। मुझे केवल 5 दिन लगेंगे उसे ढूंढ निकालने में, और 5 दिन के बाद उसकी मृत्यु की साक्षी तुम बनोगे।